छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडियन रोड कांग्रेस का 83वां अधिवेशन शुरू हो गया है और बाजब्ता कल नितिन गडकरी शामिल हुए थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ को 20,000 करोड़ का सौगात भी दिया है। अलग अलग रोड, अलग अलग फोर लाइन और अलग अलग ओवर ब्रिज के लिए। इस अधिवेशन का क्या मायने है, इस अधिवेशन किस तरीके से, ये अधिवेशन 4 दिनों का है और अलग अलग दिन क्या क्या चल रहे हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और इस अधिवेशन में किस किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, वो बाजब्ता आपने हमारे सहयोगी के माध्यम से देखा। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि इस अधिवेशन में क्या बातें हो रही है, किस तरीके से लोग कहाँ कहाँ से पहुँचे हैं और इसका जो मोटो है, इंडियन कांग्रेस का जो मोटो है वो क्या है। और आपको नितिन गडकरी को भी सुनवाएंगे कि किस तरीके से वो क्या मोटो लेके चल रहे हैं और इंडियन रोड कांग्रेस का जो मोटो अभी तक फुलफिल हो पाया है या फिर किस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे यूज होने वाली है, क्या रिसर्च चल रहे हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको इस एपिसोड और इस खबर के माध्यम से दूंगा। तो हमारे साथ बने रहे। चलिए, जो देश भर से जो चीफ इंजीनियर आए हैं या फिर अन्य टेक्निकल लोग आए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और इस इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में जानेंगे और क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ। कि जनता का पैसा जितना बचा सकते उतना बचाने की कोशिश करिए। दूसरी बात जो मेरा बहुत प्रिय विषय है कि हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बाद में झारखंड, यहाँ पानी की दिक्कत है। मैं किसान हूँ। हमारे यहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। ये जो आप देख रहे हैं, अभी हमने 1,000 लेक बनाए फ्री ऑफ चार्ज। ये हमने क्या किया कि ये रोड के लिए जो मिट्टी लगती है, मुरुम लगता है, वो जो जगह ऑफर करते वो लिया और एक तालाब बना दिया, लेक बना दिया और वो रोड में काम में लाया। मैं बहुत बार हमारे किसानों में कहता हूँ कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और अगर आपने ऐसे छोटे छोटे, छत्तीसगढ़ में भी पानी की दिक्कत है और अभी तक जो काम हुआ उससे कम 2 लाख हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आई। मेरे घर में 60 एकड़ खेती है, 3 कुएं थे, 1 घंटे में पानी खत्म हो जाता था। बाजू के नदी का खोलीकरण, रुंदीकरण हमने किया, अब पानी भरपूर आया। 7.5 हॉर्स पावर के पंप, 3 पंप लगाए और अब 10 घंटे 8 घंटे पानी मिलता है और मेरा इरिगेशन 60% हो गया और मेरा एग्रीकल्चर इनकम 2.5 गुना बढ़ गया। तो मैं आपको यही कहूँगा, 1 रुपया खर्चा नहीं होता। पर आप कैन यू इमेजिन कि एक गांव में अगर 1,000, 1,500, 2,000 कुएं, 24 घंटे पानी मिलेगा तो उस गांव का कितना डेवलप होगा, कितनी इकोनॉमी बदलेगी, कितनी गरीबी दूर होगी, कितना पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, कितना एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। और दूसरी बात आपको चाहिए, अभी महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए स्पेशल जीआर निकाला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने निकाला। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे तालाब बना लीजिए और उसको कुएं के लिए सोलर पंप दे दीजिए। लाखों हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आएगी। चावल का 1 क्रॉप नहीं, 3 क्रॉप होंगे, इतना पानी मिल जाएगा और किसानों के गांव की प्रगति होगी। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो छत्तीसगढ़ में ही शुरू हुई है कि यहां से हमने एक बांबू क्रैश बैरियर, ये स्टील के बजाय बांबू क्रैश बैरियर, देखो ये देखिए बनाया है। ये छत्तीसगढ़ के पास रायपुर से ही 45 किलोमीटर दूर पर एक कढ़िया विलेज में भव्य सृष्टि उद्योग करके संस्था है, उनको हमने काम दिया है। स्टील यूज करने की जरूरत नहीं है, ये इको फ्रेंडली है। और मैं तो छत्तीसगढ़ में हमारे उप मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना करूंगा कि आप पूरे छत्तीसगढ़ में लोहे के बजाय बांबू क्रैश बैरियर तैयार करिए। इसकी टेस्ट इंदौर के इंस्टीट्यूट में हुई है। सरकार ने सब टेस्ट करने के बाद इसको सर्टिफाई किया है
और इससे गांव के किसानों को बाम्बू के लिए निश्चित रूप से एक नया रोजगार मिलेगा। ये जरूर आप करिए। एक और इम्पोर्टेंट है कि स्टील फाइबर का यूज, इसके ऊपर भी और रिसर्च करना चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि इससे कॉस्ट कम होगी। वाइट टॉपिंग टेक्निक जो है कि एग्जिस्टिंग जो रोड है उसके ऊपर 8 इंच और 6 इंच का, अभी आईआरसी चेयरमैन ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वो कर रहे, 4 करोड़ रुपए में 4 लेन का रोड बन जाएगा। और ये 25 साल कुछ नहीं होता, गड्ढे नहीं बढ़ते। तो मुझे लगता है इसमें अभी मुंबई आईआईटी में एक सेमिनार हुआ था, देश भर के इंजीनियर आए थे, उनके रिकमेंडेशन पर एनएचआई ने ऑर्डर भी निकाला है। और ये पूरे रोड इतने मजबूत हैं और कम पैसे में बने हैं कि जिसके कारण किसी प्रकार से गड्ढे नहीं पड़ेंगे, लोगों को बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी। रिसाइकल्ड एस्फॉल्ट पेमेंट, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन, बाम्बू क्रैश बैरियर, वाटर मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया। इन सब का उपयोग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पेड़ को मत काटिए। अभी हमने 78,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। आप भी अच्छी एजेंसी तैयार करिए ताकि पेड़ को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे और नए रोड पर पेड़ लगाएंगे। अभी हमने 3 मीटर के करीब 4.5 करोड़ पेड़ एनएचआई पे लगाए। हमारे यहाँ भी दिक्कत थी, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जिम्मेदारी डाली थी, तो मैं बहुत बार कह के सुनते ही नहीं थे अधिकारी, यही गलती करते थे। तो मैंने बोला आपके घर में शेफ है क्या? बोले नहीं। तो मतलब हेयर कटिंग सैलून वाले को बुला लो ना और उसको बोलो कि शेफ का काम करें। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है वो उसको सक्सेसफुली कर सकता है। इसमें एनजीओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये विशेष रूप से प्लांटेशन में काम करने वाले अनेक संस्थाएं हैं, उनके तरफ से काम करिए। और कौन से राज्य में कौन से प्लांट लगाना, कौन से प्लांट कितना कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करते हैं, उसके आधार पर उसका अगर चयन किया तो देश के पोल्यूशन को भी हम कम कर सकेंगे। तो आईआरसी में अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी का अवलोकन हम भी करने पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इनकी कंपनी पर्यावरण के क्षेत्र में किस प्रकार से योगदान दे रही है। तो हमारे साथ गौरव जी हैं। गौरव जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से अभी रोड बनती है, लाइनें तो बिछा दी जाती है, लेकिन उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। पेड़ काटे जाते हैं, फिर पेड़ मतलब लगाए नहीं जाते हैं, उससे क्या होता है, कंक्रीटीकरण ज़्यादा हो रहा है। तो आपकी जो कंपनी है किस तरीके से इस क्षेत्र में काम करे, उसके बारे में। जी, मेरा नाम गौरव है और हमारी कंपनी स्टाटा जियो सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसका नाम है, हम लोग जियो सिंथेटिक बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका इस्तेमाल हाईवेज और क्या कहते हैं और तरह के जो एप्लीकेशंस होती है उसमें यूज़ होता है। तो आपने जैसा कि सवाल पूछा कि कैसे हम इन्वायरमेंट को बचाते हैं, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने से क्या होता है कि हम जो अपना नेचुरल रिसोर्सेज है, जो पर्यावरण के रिसोर्सेज है, उसका कम से कम इस्तेमाल किया जाए, उस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। मैं आपको इस मॉडल के थ्रू बताना चाहूँगा। अब चलिए दिखाइए। इस मॉडल में जैसे कि आप देख सकते हैं ये रोड है, तो रोड के साइड पे जो वॉल होती है ये इस तरीके से आरी वॉल बनाई जाती है। इस वॉल के अंदर भी हमारा प्रोडक्ट लगता है। ये आप जो ब्लैक कलर का मटेरियल देख रहे हैं दैट इज़ जियो ग्रिड। और ये जो साइड के जो स्लोप्स है, इस स्लोप्स में भी ताकि हरा भरा अपना जो स्लोप है वो मेंटेन रहे, इसलिए हम इस पर जियो सेल लगाते हैं। ये वो प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की प्रदर्शनी इस तरीके से की जा सकती है, इस तरीके से इसको लगाया जाता है साइड पर। तो इससे क्या होता है कि आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज जो एक फॉर एग्जांपल अगर 100 स्क्वायर मीटर में 10 क्यूबिक मीटर लगने वाला है, वो उसकी जगह पे 5 क्यूबिक मीटर लगता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज कम होता है और जिससे कार्बन फुटप्रिंट में भी हमारे को फ़ायदा होता है। अभी ये देखा जाता है कंक्रीट, तारकोल वगैरह वगैरह जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसको यूज़ करके रोड बनाया जा रहा है, लेकिन आप लोग क्या तकनीक ला रहे हैं कि उसको रिप्लेस करेगा और अब जो अभी नए टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं उसमें क्या है? देखिए, उसमें रिप्लेसमेंट का अभी कुछ संशोधन मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी जो हम कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को लगाने से जो उसकी थिकनेस होती है, मतलब क्रस्ट की थिकनेस है, उसको हम कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कन्वेंशनल सॉल्यूशन पर जाते हैं तो अगर आपको 100 mm का DBM डालना पड़ता है, लेकिन हमारे जो जियो ग्रिड को अगर हम उसको साथ लगाते हैं तो उसका जो यूज़ है वो 30% तक कम कर सकते हैं।
तो जिससे क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा और एनवायरनमेंट का हमारा फ़ायदा भी होगा। तो हम अलग अलग लोग से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रदर्शनी तो लगाई गई है क्योंकि आईआरसी का अलग अलग लगभग जो 96 प्रदर्शनियां लगाई गई है उसका क्या मायने हैं, लोग जो यहाँ पहुँचे हैं वो किस तरीके से पर्यावरण को लेकर योगदान दे रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। चलिए कुछ लोगों से आपको और मिलाते हैं। तो आईआरसी में जो प्रदर्शनी लगाई गई है किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है और ख़ास करके प्राकृतिक तौर पर किस प्रकार से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं जूट के जो है वस्तुएं बने हैं जो क्षेत्रीय रोड बनते हैं, यानी ग्रामीण में जो क्षेत्र रोड बनते हैं उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं ये केरल के लोग हैं जो वहाँ अपने जो ग्रामीण रोड सड़कें बनाई जाती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये आप इनकी प्रदर्शनी भी देख सकते हैं किस तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास करके ये है कि ज़्यादा अगर ये जिस रोड में इस्तेमाल करते हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। ये आपकी जो प्रोडक्ट है कैसे बनाते हैं और कहाँ-कहाँ ये यूज़ हो रहा है और पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट को किस तरीके से सुरक्षित रखता है? Hi, I'm Atul from Greentex Global, Kerala, India. So our product is mainly coir. It's a natural product. It's a completely biodegradable product, mainly for the embankment protection of the slopes and also for the rural road construction. So it's a completely green product which helps in the protection of the slopes. तैयार कैसे करते हैं इसको? मैन्युफैक्चरिंग कितने पैमाने पे हो रहा है? कहाँ-कहाँ आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं? It's manufactured in Kerala and we supply to all over India, and also we export to many other countries, mainly in the US, Germany, Japan, and worldwide we export also. तो ये भारतीय तकनीक है और भारतीय तकनीक जैसा इन्होंने बताया कि यूएस और अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और यहाँ की जो केरला हो या अन्य राज्य हो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो और अभी क्या क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ। तो इस वक्त मैं अधिवेशन में हूँ और अधिवेशन में आज बातचीत करेंगे कि आईआरसी आखिर है क्या, क्या काम करती है, किस तरीके से इनका काम रहता है और देश भर में पूरे जो मानक होते हैं या रोड मेकिंग के या फिर पुल पुलिया के सेतु का निर्माण कैसे होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आईआरसी का 83वां आज यहाँ वो अधिवेशन लगाया गया है। कल नितिन गडकरी भी शामिल हुए। किस तरीके से काम करती है आईआरसी और क्या आप लोगों का काम रहता है? आईआरसी बेसिकली 1934 में बनाई गई संस्था है। बिफोर इंडिपेंडेंस से ये संस्था चलती आ रही है। 1934 से अब 2024 इट्स ऑलमोस्ट 90 ईयर्स, 90 साल से ये संस्था काम कर रही है। ये संस्था हाईवे रिसर्च बोर्ड में काम करती है, काउंसलिंग मीटिंग में काम करती है और ये संस्था के मेन उद्देश्य है कि जो रोड और ब्रिज के क्षेत्र में काम हो रहा है उसके लिए गाइडलाइन बनाना। कुछ ऐसे भी गाइडलाइन आप लोग बना रहे हैं जो रोड बनती है बिछ जाती है लेकिन उसके एवज में कई चीज़ें ऐसे पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी गाइडलाइंस आप लोगों के उसमें आता है? जो नए रोड बनते हैं ग्रीन फील्ड रोड, उसमें होता है कि ग्रीन फील्ड रोड में हम फॉरेस्ट क्लियरेंस लेते हैं, लैंड एक्विजिशंस लेते हैं। तो सारी चीज़ें एक बार स्टेट गवर्नमेंट जो भी होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ चर्चा करने के बाद जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वी आर डिसाइडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। पहले आप वो लेते हैं, परमिशन लेते हैं, उसके बाद करते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है फोर लेन बनता है तो हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में, और कल बाजब्ता नितिन गडकरी ने भी ये बात कहा है कि जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं वो काटे ना जाएं बल्कि रीप्लांट किए जाएं। तो इस पे किस तरीके से आईआरसी ध्यान देती है, क्या मानक रहते हैं और कौन सी संस्था है जो इस पे काम कर रही है? इस पर्टिकुलर में आईआरसी के अलग अलग गाइडलाइन है। जैसे कि हम ये जो आपने बताया कि फॉरेस्ट क्लियरेंस में जो इम्पोर्टेंस है उस स्टेज में हम बताना चाह रहे कि जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा बाम्बू का क्रैश बैरियर जो गडकरी साहब ने कल भी बताया, तो वो जो बाम्बू का क्रैश बैरियर वो अब हम क्रैश बैरियर की जगह पे सीमेंट और स्टील का जो क्रैश बैरियर यूज़ होता था उसकी जगह पे अब हम बाम्बू का क्रैश बैरियर लेते हैं। तो उस तरीके से हम जो फॉरेस्ट के भी जो विविध प्रसाधन है उसको भी यूज़ करके रोड टेक्नोलॉजी में उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। 4 दिनों तक आईआरसी यहाँ
रखा गया है, अधिवेशन चलेगा, क्या क्या चीज़ें 2 दिन हो गए हैं, क्या चीज़ें निकल कर आ रही, किस तरीके से रिसर्च निकल कर आ रहे हैं और क्या आगे छत्तीसगढ़ को मिले कि देश को क्या मिले? छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। छत्तीसगढ़ पहली बार इस आईआरसी को होस्ट कर रहा है। अपने 20 सालों के एरिया 20 साल में छत्तीसगढ़ पहली बार छत्तीसगढ़ में इंडियन रोड कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। इंडियन रोड कांग्रेस के अधिवेशन में उनमें इस तरीके से चीज़ें आ रही है कि जैसे 1 तारीख 7 को एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन हुआ था, 8 तारीख को गडकरी साहब आए हुए थे, अजय टमटा साहब आए हुए थे, यहाँ के सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब आए हुए थे, आईआरसी के सेक्रेटरी साहब, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी साहब, ईएनसी सर, के पिपरी सर, ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। इसमें टोटल 77 कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट लिया हुआ है जो एग्जीबिशन में आई हुई है। देश विदेश के लोग यहाँ पे आए हुए, देश विदेश के जो डेलीगेट्स हुए यहाँ पे आ रहे। रोड सेफ्टी के बारे में चर्चा हो रही है, ब्लैक स्पॉट के बारे में चर्चा हो रही है और जो नई टेक्नोलॉजी जो रोड सेक्टर में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं उन सारी चीज़ों के लिए चर्चाएँ यहाँ पे हो रही है। तो ये 4 दिनों तक यहाँ चलने वाली है अधिवेशन और आज भी कई जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं। इटली से लोग पहुँचे हैं और अन्य देशों से भी पहुँचे। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरव जी थे जिन्होंने हमारे साथ बातचीत साझा की और आपको बताया कि किस तरीके से ये आईआरसी काम कर रही है और पर्यावरण के क्षेत्र में किस तरीके से आगे काम करने वाली है और छत्तीसगढ़ में ख़ास करके बाम्बू बैरियर का जो बात कही गई है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है ये तो वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन दीपेश सोनकर के साथ इम्तियाज एशियन न्यूज रायपुर। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने मैं आने के पहले कुछ मांगे रखी थी, उसमें से मैं उतना ही कहूँगा कि आप जितना मांगना है उतना मांगो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। केवल तुम ये फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, ये तुम्हारी झंझट ये क्लियर करके भेज दो। आपने जो मुझे लिस्ट दी थी उसमें से 4 लेन करने के लिए डीपीआर की भी स्वीकृति देता हूं और डीपीआर के बाद ये काम की शुरुआत भी होगी, ये आपको विश्वास देता हूं। धमतरी से जगदलपुर NH30, रायपुर से बलौदा बाजार सारंगढ़ NH 130D, कटदोरा से अंबिकापुर NH 130, बिलासपुर से अक्कलतरा रायगढ़ उड़ीसा बॉर्डर, ये चारों हाईवे को 4 लेन करने की मैं अनुमति देता हूं। आप डीपीआर बनाइए और जल्दी भेज दीजिए। फिर सिंगल लेन टू 2 लेन पांडुका टू झरिया बहार NH 130C, झरिया बहार टू मंदागुड़ा NH 130C, इसको भी मैं तुरंत डीपीआर बना दीजिए, हम मंजूरी देंगे। रायपुर शहर में 4 फ्लाईओवर को मैं आज मंजूरी घोषित कर रहा हूं। सरोना चौक, उद्योग भवन चौक, तेलीगंधा चौक और धनेली जंक्शन, ये चारों जगह पर फ्लाईओवर मंजूर करने की घोषणा करता हूं। और 1 टाइम इम्प्रूवमेंट में पौंडी, पंडरिया, तख्तपुर, मुंगेली और अंबिकापुर, इनको मैं 1 टाइम डेवलपमेंट में भी इस काम को मंजूरी देता हूं। और 900 करोड़ CRF में भी मंजूरी दे रहा हूं। टोटल 20,000 करोड़ रुपए ये काम, इसकी मंजूरी प्रदान कर रहा हूँ। नहीं तो आप कहते खाली हाथ आए खाली हाथ गए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा अटलना वाला काम हुआ। तो आपने जो अनुरोध किया वो काम मैं मंजूर कर रहा हूँ और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप एक बार दिल्ली आइए एजेंडा लेकर। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। छत्तीसगढ़ की विशेषता है कि यहाँ खनिज संपत्ति से इतने बड़े प्रमाण पर क्षमता है कि मुझे लगता है कि हमारे देश में कोयला जो है टोटल 1/3 छत्तीसगढ़ में है। 200 तो रोलिंग मिल है और स्टील का भी हब है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनेगा और उसके लिए बिजली, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसकी बहुत आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इसका भी फायदा छत्तीसगढ़ के लिए विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ निश्चित रूप से होगा। मैं हमारे जो डीजी है सारंगी जी, वो वर्ल्ड रोड कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट आज ही बन गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और विशेष रूप से आखिर में एक ही बात आपको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा
कि आज देश में हर साल रोड एक्सीडेंट में 1,50,000 मौतें होती थी। इस बार बढ़कर 1,68,000 मौतें हुई है। और उसमें रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सबकी कमियां काफ़ी दूर हो रही है। पर ये जो डिफेक्टिव डीपीआर बने हैं, इसके कारण बहुत समस्याएं पैदा हुई है। मैं आप सब इंजीनियर्स को आह्वान करता हूं कि जिसको सरकारी नौकरी छोड़नी है, आप छोड़िए। डीपीआर बनाने की अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रेड की, अच्छे लोगों को लेकर शुरू करिए। हम प्रायोरिटी बेसिस पर आप सबको वो काम देंगे ताकि आपके अनुभव के साथ परफेक्ट डीपीआर अगर बनेंगे तो हमारे लिए वो बहुत सुविधा होगी। आप जरूर इसके ऊपर विचार करिए। और रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम अनेक प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें मरने वाले जो लोग हैं वो 18 से 34 एज ग्रुप में 60% है। 3% देश के जीडीपी का नुकसान हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मैंने भी इसमें काफ़ी भुगत चुका हूँ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे रोड तैयार करिए कि एक भी एक्सीडेंट ना हो।